नमस्कार, आदाब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर फर्स्ट में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आपकी एक न्यू प्लेलिस्ट शुरू की थी जो सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए है, कि जहां पे हम लोगों ने आपका एकदम नया जो आपका सब्जेक्ट है उसको शुरू किया था, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ध्यान रखना, दिस इज नॉट ओनली द मैनेजमेंट, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लस में मैनेजमेंट। एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है जो जर्नली मैक्सिमम ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है। और क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल चैप्टर्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी होता है, तो बच्चों को बड़ी सारी डिफिकल्टी होती है सेकंड ईयर में आने के बाद इस चैप्टर को समझने में या इस सब्जेक्ट को समझने में। उसका सॉल्यूशन आपके लिए प्लेलिस्ट है, जहां पे आपको डिटेल में हर एक चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। न केवल पढ़ाया जाएगा बल्कि आपकी जो नोट्स की जो प्रॉब्लम थी उसको भी मैं सोल्व आउट कर रहा हूं। हर एक सेशन जो मैं आपको यहाँ पे कंडक्ट करूंगा, हर एक सेशन जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, उसका पीडीएफ लिंक आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे जाकर के आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे और वहां से एक्सेस कर पाएंगे। और एक खास बात है, ये वाली प्लेलिस्ट करीब करीब हर यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल रहेगी। आप हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, एक या दो चैप्टर आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर आपका सिलेबस ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम। तो यानी कि आप कहीं से भी हिंदुस्तान से इस वीडियो को देख रहे हो, डेफिनेटली ये वाला सब्जेक्ट अगर आपके सिलेबस में है तो आपके लिए वीडियो यूजफुल रहने वाली है। तो अब आइए समझते हैं एग्जैक्टली क्या कुछ है आज का सिनेरियो, क्या कुछ हम समझने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है तो मेक श्योर करके आपके इस छोटे से और प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आपको अप टू डेटेड टाइम टू टाइम मिल सके। देखिए, आप सभी को पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर एक इंट्रोडक्शन मैं आपको करा चुका हूं, लेकिन मैंने देखा कि बच्चों को बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है, एक तो नोट्स को लेकर के, और दूसरी प्रॉब्लम होती है जो भी स्टूडेंट है उनको लिखने को लेकर के। जब हम बोर्ड पे आपको लिख के पढ़ाते हैं तो सारी बातें एग्जैक्टली डेफिनेशन टू डेफिनेशन, लाइन टू लाइन सारी बातें हम नहीं लिख पाते। इसलिए मैंने आपके लिए प्रीमियम कंटेंट तैयार करवाया है, जहां पे आपको पीपीटी मिलेगी, प्रेजेंटेशन मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, और हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप लोगों को नाम से पता चल रहा, माय डियर फ्रेंड्स, दो शब्द है, फाइनेंस प्लस में आपका मैनेजमेंट। मतलब आपको फाइनेंस जो है उसको मैनेज करके चलना है, और फाइनेंस के अंदर आपकी दो चीजें आती हैं। अब मैं इसको फिनांस बोलूंगा, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रोनाउंसिएशन। हो सकता है आप लोगों को फाइनेंस सुनाई दिया हो, या आप लोगों के टीचर फाइनेंस शब्द इस्तेमाल करते हो। मैं इसको सही तरीके से प्रोनाउंस करूंगा तो ये होता है आपका फिनांस। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको दो चीजें करनी होती है, ध्यान से समझना। आपको पहले बात तो आपको करना होता है मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ द फंड। मतलब आपके बिजनेस के अंदर जो भी फंड है उसका मैनेजमेंट करना, ये इसका पहला हिस्सा है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डील्स या फिर इज डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो फंड। एंड सेकंड एक और चीज है, यहाँ पे आप लोग डील करते हैं माय डियर फ्रेंड्स फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, उसके लिए सबसे जरूरी होता है उसका फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। तो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग वैसे तो आपका फिनेंस मैनेजर करता है, क्लियर है। तो ये कहां पे आएगा, ये कहां पे स्टडी किया जाता है, ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्टडी किया जाता है। इन शॉर्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वी डिस्कस अबाउट द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ द फंड, फंड को कैसे मैनेज किया जाए। सेकंड हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के ऊपर, कि किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजंस को बनाया जाता है, कैसे डिसीजन को लिया जाता है, क्लियर है। और फाइनेंशियल जो डिसीजन है या फाइनेंशियल फंक्शन है वो क्या क्या होते हैं हम लोग डिटेल में समझेंगे, क्लियर। उम्मीद ऐसा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। तो इसमें हम लोग यही दो फैक्टर पे काम करने वाले हैं। फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ द फंड, एंड सेकंड हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो ये आपके चैप्टर का नाम है माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद में आता है, ऐसा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली आपके चैप्टर का क्या नाम रहने वाला है। ठीक है, अब आपको एक बात समझनी है कि हमेशा से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर इतना हमारा वाइड स्टडी एरिया नहीं था। हमेशा से फाइनेंशियल से जो आपकी मैनेजमेंट है उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। ये जो डाइवर्सिफिकेशन आया, ये जो शब्द स्पेशलाइजेशन के साथ आया, ये जो शब्द इतना ग्लैमराइज होके आया, जिसको आप लोग फाइनेंशियल मैनेजर बोलते हो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हो, कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसके अंदर एक फाइनेंशियल मैनेजर होना बहुत जरूरी है। ये हुआ था आपका सेकंड हाफ ऑफ द
20th सेंचुरी यानी कि 20वीं सदी के सेकंड हाफ के बाद ये सारी कहानी शुरू हुई। उससे पहले एवरीथिंग इज नॉर्मल, ठीक है। फिनेंस को कोई स्पेशल एस्पेक्ट, स्पेशल व्यू पॉइंट नहीं दिया गया था। तो एक आपको ये बात समझ के चलना है, क्लियर है। एक उससे पहले आपको ये समझना है, कोई भी बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स, उस बिजनेस के अंदर लाजमी सी बात है, अगर आप लोग उस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो दो बातों पे आपको काम करना पड़ेगा। पहला, किस तरीके से एक बढ़िया फंड को रेज किया जाए। सेकंड, हम बात करते हैं उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। अगर इन दोनों के बीच में आप लोग कॉम्बिनेशन करना सीख गए तो आपका बिजनेस डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेगा, लंबा चलेगा। तो यही आपकी की टू सक्सेस है बिजनेस की, यानी कि रेजिंग ऑफ द फंड एंड द एलोकेशन ऑफ द फंड, या फिर आप कह सकते हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ये आपका एक ऐसा मंत्र है, फॉर्मूला है, जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या तो बॉटम से टॉप पे लेके जा सकता है, टॉप से बॉटम पे लेके आ सकता है, अगर सही तरीके से उसका इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो इस केस में अगर इस डेफिनेशन को समझे कि हमें बेसिकली फंड्स की जानकारी होनी चाहिए, तो इस केस में आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंस मैनेजर अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि मैंने बताया, सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के सेकंड हाफ के बाद चीजें बदलनी शुरू हुई। अब क्या क्या बदला, ध्यान से समझना। यानी कि 20वीं सदी के सेकंड हाफ का मतलब आप लोग क्या कहेंगे, बात कब की है, 1950 की। इससे पहले एक दौर होता था, यानी कि आप लोग क्या कह दोगे, आप लोग कह दोगे, ठीक है, बिफोर था और इसके बाद क्या था, आपका आफ्टर था। अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग आफ्टर का सिनेरियो है, क्लियर है। तो आपको समझना ये है, बिफोर यानी कि जब आप लोग 1950 से पहले जो फाइनेंसिंग थी या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, उसका एक सिंपल सा रोल था जिसको आप लोग कहते थे ट्रेडिशनल मेथड था वो, ठीक है, या फिर आप लोग कह सकते हो ट्रेडिशनल अप्रोच थी। किस केस में, बिफोर द 1950 के बाद ये आपकी मॉडर्न केस में आया, ठीक है। यानी कि आपकी दो अप्रोचेस यहाँ पे बन गई। आपका यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे एक तरीके से ट्रेडिशनल था, ठीक है, ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट था। आप लोग क्या कह सकते हैं, इसका क्या था, ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट। लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स किसकी, आफ्टर की 1950 के बाद, यहाँ पे हम लोगों ने देखा इसका अपना एक मॉडर्न व्यू पॉइंट है, ठीक है। अभी क्या है, इसके लिए मॉडर्न व्यू पॉइंट है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, बिफोर अगर हम बात करें, जो आपका फाइनेंस नाम का जो शब्द था, फाइनेंस या फाइनेंस मैनेजर, उसको हिस्सा माना जाता था इकोनॉमिक्स का। मतलब क्या समझा जाता था कि ये आपका किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ऐसा समझा जाता था। कब की बात है ये आपकी, बिफोर द 1950, यानी कि सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के सेकंड हाफ से पहले की बात मैं कर रहा हूं। उस केस में क्या माना जाता था कि फाइनेंस को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाते थे, स्पेशल एरिया ऑफ स्टडी नहीं था इसका, ठीक है, स्पेशल व्यू पॉइंट नहीं था, जिसको आप लोग ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट बोलते हैं। 1950 से पहले माय डियर फ्रेंड्स इसको इकोनॉमिक्स का हिस्सा बोला जाता था। लेकिन ये सारी कहानी कब शुरू हुई, 1950 के बाद, यानी कि सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, जब ये यहाँ पे इसके लिए एक स्पेशल एरिया ऑफ स्टडी बनाया गया है, यानी कि जिसको आप लोग यहाँ पे क्या बोलते हो, हम लोग बोल रहे हैं इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने क्या बोला इसको, हम लोगों ने बोला इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब 1950 के बाद हम लोगों ने एक स्पेशल एरिया ऑफ स्टडी को जनरेट किया, ठीक है, स्पेशल एरिया ऑफ स्टडी। हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, स्पेशल एरिया ऑफ स्टडी को यहाँ पे जनरेट किया गया और बताया गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन शब्द है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए। और यहाँ से जो आपका फाइनेंस मैनेजर होता है उसकी एक इंपॉर्टेंस निकल के आई, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे जो भी आपका फाइनेंस मैनेजर था उसके अपनी इंपॉर्टेंस यहाँ पे निकल के आई, क्लियर। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है या इवोल्यूशन है फाइनेंस का एज अ डिसिप्लिन, वो कब हुआ, आफ्टर द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है, सारी चीजें निकल के आई। तो आपको समझ में आ गया होगा, 1950 से पहले मानते थे फाइनेंस जो है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, इट्स ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, देयर इज नो स्पेशल स्टडी, देयर इज नो स्पेशल व्यू पॉइंट, वही ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट था, ठीक है। इससे पहले, इसके बाद 1950 के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक स्पेशल एरिया ऑफ स्टडी प्रोवाइड किया गया, एक स्पेशल डिसिप्लिन माना गया, और ये आज हम समझते हैं कि आज की रिक्वायरमेंट है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप लोगों को बॉटम से टॉप पे उठा के लेके जाना है तो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की समझ होनी चाहिए, यानी कि उसके पास आपका एक जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो एक बहुत ही विजडम वाला पर्सन होना चाहिए, क्लियर।
तो यहां से हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से आपके जो फिनांस का एज ए डिसिप्लिन इवोल्यूशन हुआ। क्लियर, कहां से फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका एक तरीके से निकल के आया। अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, ध्यान से समझना। आपके एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसके क्या क्या रोल होते हैं। एक जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसके बहुत सारे रोल होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर ले जाने के लिए। देखिए सबसे पहला जो रोल होता है कि उसके पास ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग का और उसके हाथ में कंट्रोल होता है, यानी कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग करता है वो कौन करता है, आपका फाइनेंस मैनेजर करता है। एंड उसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है, फाइनेंस मैनेजर के हाथ में होता है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी कंपनी का जब अगर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एक पर्सन कर रहा है तो उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा, और उसी के हाथ में सारे फाइनेंस का कंट्रोल है। तो यानी कि जो फाइनेंस मैनेजर होता है या फिनांस मैनेजर होता है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द ओवर योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पहला अगर आपसे पूछा जाए, फर्स्ट रोल ऑफ द फाइनेंस मैनेजर इज द ओवरऑल फाइनेंस प्लानिंग एंड द कंट्रोलिंग या कंट्रोल, वट एवर यू कैन से। ठीक है, सेकंड अगर बात करूं तो कहां से फंड को रेज करना है, प्लस में डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कैसे उसको यूटिलाइज करना है, कहां पे उसको इन्वेस्ट करना है, ये पूरा कलाकारी किसके पास होता है, ये आपके फाइनेंस मैनेजर के पास होता है। ये किसका रोल होता है, आपके फाइनेंस मैनेजर का रोल होता है। यानी कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहां से फंड रेज करेगा, पैसा कहां से लेगा और कितना लेगा। ठीक है, और वो पैसे का एग्जैक्टली करना क्या है, यूटिलाइजेशन कैसे करना है, प्लस में उसको इन्वेस्ट कहां पे करना है, ये सारा का सारा किसका काम होता है, ये आपके फाइनेंस मैनेजर का काम होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे अगर आप लोग देखोगे कि कौन से फिक्स एसेट को सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का एक बेस होता है आपके फिक्स एसेट। ठीक है, तो फिक्स एसेट को सेलेक्ट करने का काम भी आपका फाइनेंस मैनेजर करता है। आगे अगर बात करूं मैनेजमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल होती है, ठीक है, एक कैपिटल होती है, एक वर्किंग कैपिटल होती है। आपका बिजनेस जिस कैपिटल के ऊपर चलता है, रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज होती है, डेली कॉम्प्लेक्सिटी को जो सॉल्यूशन किया जाता है, या वहां पे जो आपको कैपिटल की जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज किया जाए, ये भी काम किसका होता है, आपके फाइनेंस मैनेजर का होता है। अगर बात करूं एनी अदर इंडिविजुअल फाइनेंस इवेंट, यानी कि फाइनेंशियल इवेंट अगर कोई भी होता है तो उसका काम भी कौन संभालता है, आपका फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंशियल मैनेजर। यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सब कौन संभालेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल मैनेजर संभालेगा। ओवरऑल मैंने आपको 4 या 5 पॉइंट लिखवाए, जहां पे पहला पॉइंट है ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग करने का काम फाइनेंस मैनेजर का होता है और उसको कंट्रोलिंग करने का काम भी उसी का होता है। फंड कहां से रेज किया जाएगा ये उसका काम होता है, उसको कहां पे इन्वेस्ट करना है, कहां पे यूटिलाइज करना है, ये भी उसी का काम होता है। इसके अलावा हमने बात की कौन से फिक्स एसेट का सिलेक्शन करना है, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड्स, ये भी डिपेंड करता है फाइनेंस मैनेजर के ऊपर। और आपकी वर्किंग कैपिटल का क्या मैनेजमेंट रहने वाला है, ये भी किसके हाथ में होता है, आपके फाइनेंस मैनेजर। एंड और इसके अलावा जो भी इंडिविजुअल फाइनेंस इवेंट होंगे, फाइनेंशियल इवेंट होंगे, उन सब का कंट्रोल किसके हाथ में होगा, फाइनेंशियल मैनेजर। तो आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकता है, या अगर आप लोग फाइनेंस में जाके आगे एमबीए वगैरह करने चाहते हो या एमकॉम के अंदर स्पेशलाइजेशन में एमबीए का है, सॉरी आप ये फाइनेंस करना चाहते हो, फाइनेंशियल करना चाहते हो, फाइनेंस से करना चाहते हो, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए एक जो फाइनेंस मैनेजर है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका क्या क्या रोल होता है। क्लियर, तो यहां से आई होप कि एक आपको हेल्प मिली होगी कि किस तरीके से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल मैनेजर का क्या क्या रोल होते हैं। इसके आगे अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 चीजों की हमने बात की थी। पहला हमने बात की थी मैनेजमेंट ऑफ द फंड, ये आपका पहला काम रहेगा यहाँ पे। दूसरा रहेगा आपका फिनांस डिसीजन मेकिंग के अंदर, यानी कि जो आपके फिनांस डिसीजन मेकिंग है तो उसके अंदर कितने डिसीजन होते हैं। जनरली कुछ किताबें कहती हैं 2-3 डिसीजन होते हैं, कुछ किताबें कहती हैं 4 वाली जो होती है मैं उनको ज्यादा ट्रस्टेड नहीं मानता हूं। अभी मैक्सिमम जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं, ठीक है, जस्ट मैं बात करता हूं, अगर आर पी रस्तोगी की बात करते हो सर, श्री राम कॉलेज में डीन है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो वहां पे उनकी एक किताब लिखी गई है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से, वो बहुत बेहतरीन किताब है, टेक्समैन पब्लिकेशन की है। तो अगर उस किताब के हिसाब से चले, वन ऑफ द ट्रस्टेड किताब है वो, वन ऑफ द ट्रस्टेड बुक है, तो कहती है अगर आप लोग फाइनेंस डिसीजन की बात करते हो, फाइनेंस डिसीजन की बात करते हो, तो देयर आर द 3 टाइप ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन। लेकिन कुछ किताबें कहती है 4 होते हैं, जिसमें आपका आखिरी होता है लिक्विडिटी, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, इतना ट्रस्टेड नहीं है। खैर
क्लियर? बहरहाल 3 कौन-कौन से वो समझते हैं। पहला जो डिसीजन होता है फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। ये अपने आप में बहुत बेहतरीन डिसीजन होता है, एसेट से रिलेटेड जो डिसीजन होगा। सेकंड डिसीजन की बात करूं फाइनेंस से रिलेटेड होता है। थर्ड डिसीजन होता है डिविडेंड से रिलेटेड। अब इनको अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। मतलब अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तो इसको लॉन्ग टर्म एसेट मिक्स डिसीजन के नाम से भी जाना जाता है या कैपिटल बजटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों को नाम से आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को जाना जाता है। आगे अगर बात करूं फाइनेंशियल डिसीजन में आप लोग कैपिटल डिसीजन भी कह सकते हैं उसको। बहुत सारे जगह पे आपको कैपिटल डिसीजन के नाम से भी ये देखने को मिलेगा। इसके आगे अगर बात करते हो डिविडेंड का मतलब है प्रॉफिट एलोकेशन डिसीजन। तो ये 3 मेजर डिसीजन होते हैं। इसकी टेक्निक मैं बता रहा हूं, आप लोग याद कर सकते हैं आईएफडी। क्लियर है? क्या फॉर्मूला है आईएफडी? आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट और एफ का मतलब होता है फाइनेंसिंग और डी का मतलब होता है डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट को 2 अलग-अलग नामों से जाना जाता है, लॉन्ग टर्म एसेट मिक्स डिसीजन और इसके अलावा कैपिटल बजटिंग के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा अगर फाइनेंसिंग की बात करो तो यहाँ पे कैपिटल डिसीजन के नाम से इसको जाना जाता है और डिविडेंड को प्रॉफिट एलोकेशन डिसीजन के नाम से जाना जाता है। चौथा भी मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारी किताबों में होता है, आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कभी-कभी आपको इसकी हेल्प मिल जाए या फिर आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या होता है? लिक्विडिटी। ठीक है, तो उसमें हम लोग आईएफडीएल फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन आप लोग इन तीनों को कीजिए, आपके सिलेबस में है भी 3 ही, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। अब ये तीनों होते क्या है, असल में फाइनेंस के अंदर क्यों पढ़ाए जाते हैं, क्या-क्या इनके अंदर चीजें इंक्लूड होती हैं, ये सारी बातें हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ पे डिटेल में समझने वाले। देखिए सबसे पहले बात करता हूं आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, जहां पे जो भी डिसीजन है वो एसेट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आप किस एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, कहां करेंगे, ये तमाम सवालात के जवाब आपको कहां पे मिलते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। और मेजरली 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हिस्सा लिया जाता है, 2 मुद्दों पे बात की जाती है। पहला आपका कैपिटल बजटिंग के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, डिसीजन लेते हैं। सेकंड हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का काम करते हैं, यानी कि हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए माय डियर फ्रेंड्स। पहला क्या हो गया आपका कैपिटल बस्टिंग, दूसरा क्या होगा? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये दोनों चीजें हम लोग कहां पे परफॉर्म करते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर करते हैं। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, यू हैव टू टेक द डिसीजन रिलेटेड टू योर एसेट्स। मतलब एसेट से रिलेटेड डिसीजन जहां पे लिए जाते हैं ना, वो किस कैटेगरी में आते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पे हम लोग कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में बातें करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे समझना, सबसे पहले मैं आपको कैपिटल बस्टिंग की बात कर रहा हूं। ठीक है, कैपिटल बस्टिंग डील्स विद द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ एसेट साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट। आप सभी को पता है, जब भी आप लोग बैलेंस शीट की बात करते हो तो कुछ इस तरीके की बैलेंस शीट बनती है। ये आपकी एसेट साइड होती है। क्लियर है? ये वाली कौन सी होती है? आपकी लायबिलिटी साइड होती है। तो एसेट साइड के अंदर अगर बैलेंस शीट की बात करो तो बैलेंस शीट में जो एसेट साइड है उसके साइज और कंपोजिशन को डील किस में किया जाता है? कैपिटल बजटिंग में। यानी कि कैपिटल बस्टिंग का मतलब क्या है? बैलेंस शीट के अंदर जो आपकी एसेट साइड है, उसके जो एसेट है उसका क्या साइज रहेगा, क्या कंपोजिशन रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये कहां पे आता है? कैपिटल बस्टिंग के अंदर आता है, जो कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन का हिस्सा होता है। तो जब भी बात इन्वेस्टमेंट डिसीजन की आएगी, वहां पे कैपिटल बजटिंग का जिक्र होगा, तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे? वहां पे बैलेंस शीट के एसेट साइड के साइज और कंपेयर, जो आपके साइज और दूसरा क्या है आपका कंपोजिशन को, यहाँ पे बेसिकली उससे रिलेटेड हम लोग डिसीजन लेंगे। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, विच एंड व्हेन फिक्स्ड एसेट, ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है। विच एंड व्हेन मतलब कौन सा और कब फिक्स एसेट को एक्वायर करना है, कौन सा नया फिक्स एसेट हमें खरीदना है और कब खरीदना है, ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पे लिया जाता है। व्हेन एंड विद एन एग्जिस्टिंग एसेट बी रिप्लेस, मतलब कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं बिजनेस में कि हमें एक एग्जिस्टिंग बिजनेस की जगह, एक एग्जिस्टिंग एसेट की जगह दूसरा एसेट लेके आने की जरूरत होती है। तो कब लेके आना है, ठीक है, और किसकी जगह पे लेके आना है, मतलब जो हम किसके थ्रू उसको रिप्लेस करेंगे। तो ये दोनों बातें कहां पे आती है माय डियर फ्रेंड्स? ये आपके कैपिटल बस्टिंग के अंदर आती है। आगे अगर बात करूं व्हाट बिजनेस टू बी एक्वायर्ड, आगे कौन से बिजनेस को एक्वायर करना है। अगर आप लोग एक्सपेंड करने के टर्म्स में देखें, अगर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस होता है तो उस केस में आपको क्या करना, बिजनेस को अगर एक्सपेंड करना है, आपको लार्ज स्केल पे लेके जाना है, डाइवर्सिटी बिजनेस में लेके आनी है, तो उस केस में किस कैटेगरी में जाएगा? कैपिटल बस्टिंग के अंदर जाएगा। लास्ट एंड फाइनल, व्हाट शुड बी द ग्रोथ पाथ ऑफ द फर्म, यानी कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन में एज ए फाइनेंशियल मैनेजर हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ होनी चाहिए कि एग्जैक्टली ग्रोथ पाथ क्या रहने वाला
रहा आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी या फिर आपकी फर्म के लिए। इन शॉर्ट आप लोग कह दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एसेट से रिलेटेड बात है, फिक्स एसेट की बात कर रहे हैं, तो ये किसमें आएगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन की एक कैटेगरी है कैपिटल बस्टिंग में, जहां पे हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड के साइज और कंपोजिशन के बारे में डील करते हैं, जहां पे हम बात करते हैं कौन से फिक्स एसेट को कब लेके आना है, हम बात करते हैं कौन से की जगह कौन सा रिप्लेस करना और कब करना है, हम यहाँ पे ये भी बात करते हैं कि कौन से बिजनेस को एक्वायर करना है, एंड फाइनली हम यहाँ पे देखते हैं ग्रोथ पाथ क्या रहने वाला है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी फर्म के लिए। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा माय डियर फ्रेंड्स, कैपिटल वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज किया है आप सभी को पता है। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे साइकिल में जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं उसके दरमियान आपको कैश या कैपिटल की जरूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? वर्किंग कैपिटल। तो यही आपका यहाँ पे समझना है। वर्किंग कैपिटल के अंदर फ्लो ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल टू बी ऑप्टिमाइज, हमें क्या करना है? ऑपरेटिंग साइकिल को ऑप्टिमाइज कैसे रखा जाए, इससे रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं। आगे व्हाट शुड बी द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द करंट एसेट, आप ध्यान से समझ लीजिए किसकी बात कर रहा है? करंट एसेट की। वहां पे तो फिक्स एसेट, करंट एसेट जिनको आप लोग विद इन द 12 मंथ क्या करते हो? कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे करंट एसेट का क्या साइज और कंपोजिशन रहने वाला है, ये कहां पे डिसीजन लिया जाता है? ये आपका बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर लिया जाता है। हाउ क्रेडिट पॉलिसी बी रिस्ट्रक्चर्ड, कैसे आप लोग क्रेडिट पॉलिसी को रिस्ट्रक्चर कर सकते हो, ये बातें भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हाउ द कैश बी मैनेज विदाउट अफेक्टिंग द ऑपरेशन, जो डे टू डे साइकिल होता है, बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, उनको बिना अफेक्ट किए कैसे आप लोग कैश को मैनेज कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। और ये डिसीजन कहां पे लिया जाता है? ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आता है। एंड हाउ मच लेवल ऑफ द इन्वेंट्री डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द गुड्स एंड द मेंटेन, मतलब अलग अलग गुड्स के लिए कौन कौन से डिफरेंट इन्वेंट्री के लेवल होंगे और कैसे उनको मेंटेन किया जाएगा, ये कहां पे होता है? ये सारे डिसीजन कहां पे लिए जाते हैं? ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर लिए जाते हैं माय डियर फ्रेंड, जो कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन का हिस्सा होता है। इससे पहले हमने बात की बेसिकली यहाँ पे हम लोग कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं, जहां पे तमाम सवालात के ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं, यहाँ पे तमाम मुद्दों पर एक तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो पहला फाइनेंस डिसीजन है, फाइनेंस फंक्शन है, वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और उसके अंदर बजटिंग कैपिटल या कैपिटल बस्टिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इससे आगे अगर आप लोग चलते हो तो दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंस पैटर्न को कैसे एनालाइज किया जाए, तो इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो कहां पे आएंगे? फाइनेंसिंग डिसीजन में। फाइनेंसिंग डिसीजन डील विद द फाइनेंसिंग पैटर्न ऑफ ए फर्म, यानी कि फाइनेंसिंग पैटर्न, फाइनेंसिंग पैटर्न ऑफ ए फर्म से कैसे डील किया जाए, उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, इससे डील कहां पे किया जाता है? फाइनेंशियल डिसीजन में किया जाता है। अब फाइनेंशियल डिसीजन में देख लीजिए मेजरली क्या क्या चीजें दिखेंगी आपको। पहली चीज, डील विद द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड, मतलब आपको कहां से इकट्ठा करना है, लंबे सोर्स ऑफ फंड के ऊपर बात करनी है, मतलब लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। क्लियर है? इस मुद्दे पे हमने बात करनी है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। क्लियर है? ये कहां पे बात होगी? फाइनेंशियल डिसीजन में होगी। अगर लंबे समय तक हमारे पास फंड का कौन सा सोर्स रहने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हाउ मच डेबिट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देखिए डेबिट और कैपिटल का जो रेशियो है वो कितना इंजेक्ट करना है, यानी कि ये होता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? द रेशियो ऑफ डेबिट एंड द कैपिटल इज कॉल्ड द कैपिटल स्ट्रक्चर। उसको कैसे मेंटेन किया जाए, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो आपके फाइनेंसिंग डिसीजन में आते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन में लिए जाते हैं। व्हाट शुड बी द रेट ऑफ द इंटरेस्ट एंड द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द डेबिट इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी आप लोग के डेबिट इंस्ट्रूमेंट है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है, कितना हमें रखना है, और मैच्योरिटी टाइम पीरियड कितना रखना है। ये तमाम सवालात के जवाब कहां पे लिए जाते हैं? तमाम सवाल जितने भी डिसीजन है ये फाइनेंसिंग डिसीजन में आते हैं। आगे देखिए, हाउ द कैपिटल स्ट्रक्चर बी बैलेंस इन द व्यू ऑफ द एक्सपेंस ऑफ द फर्म। अगर आप लोग फर्म को एक्सपेंड करना चाहते हो, एक्सपेंशन करना चाहते हो, तो कैसे उसके कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन किया जाए, कैसे उसके कैपिटल स्ट्रक्चर को बैलेंस किया जाए, इससे रिलेटेड डिसीजन भी हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन में लेते हैं। इसके अलावा हाउ द फाइनेंस रिस्क ऑफ द फर्म बी ऑप्टिमाइज इन द व्यू ऑफ द बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म, मतलब बिजनेस रिस्क को कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, कैसे उसको प्रॉपर तरीके से समझा जा सकता है, ये कहां पे आएगा? फाइनेंसिंग डिसीजन में आएगा। तो दिस इज द सेकंड डिसीजन। इससे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन से जुड़े हुए सवाल कौन कौन से, किन पे डिसीजन लिया जाता है, ये हमने बात की। एंड हमने अभी बात की किससे रिलेटेड है? अभी हमने बात की माय डियर फ्रेंड्स आपके फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड। क्लियर? लास्ट एंड फाइनल अभी बात करते हैं डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब जो भी आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है,
उस प्रॉफिट का एलोकेशन कैसे करना है, यानी कि इस प्रॉफिट का क्या करना है, आपको एलोकेशन करना है। इस प्रॉफिट को पूरा का पूरा शेयर होल्डर को दे देना है, या फ्रैक्शन देना है, या वापस से री इन्वेस्ट कर देना है। इससे जुड़े हुए तमाम सवालात के ऊपर डिसीजन कहां पे लिया जाता है, आपका डिविडेंड डिसीजन के अंदर लिया जाता है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है, कितनी कैश अवेलेबिलिटी रखनी है, कितना री इन्वेस्ट करना है, आपका जो भी प्रॉफिट है उसको, ये कहाँ पे आता है, ये आपका आता है फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। ठीक है, सॉरी फाइनेंसिंग डिसीजन नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा, बेसिकली आपका आएगा डिविडेंड डिसीजन। क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेना, डिविडेंड डिसीजन। क्लियर? तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना, क्या जाएगा, डिविडेंड डिसीजन। हाउ मच डिविडेंड टू बी पेड इक्विटी शेयर होल्डर इन द पीओप, मैंने बताया ना कितना पैसा देना है, पूरा देना है, आधा देना है, फ्रैक्शन देना है, या दोबारा से पूरे को इन्वेस्ट कर देना है। क्लियर? तो ये सारी बातें कहां पे होती है, ये आपके डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड होती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा एग्जैक्टली कि कितने तरीके के डिसीजन होते हैं। क्लियर है? कैसे कैसे कौन कौन से उनके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं, ये बातें हमने की। उसके बाद हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे हुआ, रोल ऑफ द फाइनेंस मैनेजर क्या होता है, ये तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कशन की। उम्मीद करता हूं ये इंट्रोडक्शन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए मेरे से ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।